नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे आरक्षण का आसरा। दरअसल सियासत है तो फिर आरक्षण भी है, और अगर सियासत है और आरक्षण नहीं है तो समझ लीजिए कि बिन पानी सब सून। राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण उस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद की तरह है जो पानी के बिना दम तोड़ देते हैं। अब चुनाव है तो फिर आरक्षण की बात भी होगी। इस मामले में आज बात करने की वजह इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आदिवासी इलाकों में अपनी सभाओं में कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो 50% आरक्षण का जो बैरियर है उसको हम हटा देंगे, यानी आरक्षण पर जो कुछ भी रुकावटें हैं उसको दूर करके आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाएंगे। अभी तो 50% आरक्षण पर ही हाहाकार मचा हुआ देश में, लेकिन राहुल बाबा कह रहे हैं कि हमें एक बार सरकार में आने दो, हम आपको आरक्षण की सौगात देंगे और 50% का कोई भी मामला ऐसा नहीं होगा जो आपको रोके, इसको हम हटाकर बढ़ाएंगे। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि संविधान की प्रति लेकर उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात की है, लेकिन बार बार कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि अगर बीजेपी या मोदी सरकार में आए तो संविधान को बदल दिया जाएगा या उसमें बदलाव किए जाएंगे। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आखिर सियासत के जो रंग है वो किस तरह के हैं, कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, और मध्य प्रदेश की यात्रा में राहुल गांधी क्या कहते हैं। चर्चा शुरू करने के पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। जी, आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उनके नेताओं ने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी, हम आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण को खत्म कर लेंगे। और मैं आपको आज यहां बताने आया हूं, वो छीनने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। अब आरक्षण को लेकर एक तरह से छीना झपटी हो रही है। आरोप है कि बीजेपी आरक्षण हटाना चाहती है, जबकि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओबीसी के आरक्षण पर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, यानी आरक्षण जारी रहेगा। इसके पहले आरएसएस के प्रमुख ने कहा था कि आरक्षण हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो हुई बीजेपी और संघ की बात, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है वो ये कि आरक्षण को हम बढ़ाएंगे। पहले तो जो आरक्षण है उसी पर है तो मची हुई है। आज हम इसलिए इस पर बात करेंगे कि तय तो हुआ था, संविधान जब बना था, कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा, और कमज़ोर वर्ग अगर 10 वर्ष में भी मजबूत नहीं होते हैं तो फिर इसको बढ़ाया जाएगा। हर 5 साल 10 साल के बाद इसमें संशोधन होता है, लेकिन 75 साल के बाद भी अगर आरक्षण घटाने के बजाय बढ़ाने की बात होती है तो फिर आरक्षण नीति पर दोबारा से विचार करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तो हुआ गैर राजनीतिक मामला। अगर राजनीति में आप इस मुद्दे को छुएंगे भी तो ऐसा लगेगा जैसे बर के छतरने पर आपने हाथ लगा लिया हो, और इसके बाद तो फिर आपने क्या कहा वो गुम हो जाएगा, और जो कुछ नहीं कहा वो सब बाजार में आ जाएगा। तो उसी पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री उमाकांत मिश्रा जी, और स्काइप पे मौजूद हैं डॉक्टर राहुल रंजन, हमारे पत्रकार साथी जो पत्रकारिता करते भी हैं और पत्रकारिता पढ़ाते भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ की। ये जो आरक्षण का मामला है, इस पर जितनी भी सियासत हो हमें लगता है कि कम है, क्योंकि आरक्षण की बात आते से ही मामला इतना बड़ा होता है कि फिर ये रुकने का नाम नहीं होता। लेकिन मैं इसमें दो वाक्य और जोड़ूंगा कि इस बार के चुनाव में अडानी, अंबानी और आरक्षण ये कांग्रेस के प्रमुख हथियार हैं, और बीजेपी इसको किस ढंग से खेल रही है ये तो चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा संविधान की प्रति लेकर कि अगर वो सरकार में आए तो आरक्षण का 50% का जो मैक्सिमम लिमिट है उसको हटाकर आगे बढ़ाएंगे। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्ता की भूख है। सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी आप वादे करें बिना इसका अनुमान लगाए कि इसके परिणाम क्या होंगे। आरक्षण का दंश पिछले 6 दशकों से, 7 दशकों से ये देश भुगत रहा है, और जिंदा तक जला दिए गए नवयुवक इस आरक्षण की आड़ में।
इसके बावजूद इन राजनीतिक दलों को ये समझ नहीं आ रही और केवल वोट प्राप्ति के लिए किसी भी तरह की आप घोषणाएं करते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट तय कर दी 50% से ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते, और आप बरगला रहे हैं लोगों को कि हम 50% से ज़्यादा कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि लोग आपके झांसे में आए और आपको वोट दें। किसी भी वादे को करने के पहले आप उसके नफ़ा नुकसान की बात ज़रूर सोचना चाहिए कि बात कहाँ तक जाएगी। आप कल्पना कीजिए उस सामान्य कैटेगरी के उस उम्मीदवार। ये तो योगराज जी थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, ये तो तब लोग सोचेंगे जब इस बात से उनका निजी नफा नुकसान होगा। ये सब बातें करने से तो उनका लाभ हो रहा है, तो फिर देश का नुकसान उसकी परवाह किसे है? अगर ये देश कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी होता तो फिर इसको सब बहुत अच्छे से देखते। मैं आखिरी एक बात जोड़ूंगा इसमें कि सरकारी दफ्तर में जब लोग काम करते हैं तो शाम के वक्त निकलने के पहले ना तो वो पंखा बंद करते हैं, ना एसी बंद करते हैं, ना लाइट बंद करते हैं। वही सरकारी कर्मचारी जब अपने घर होता है तो बाथरूम से लेकर किचन की लाइट ऐसे बंद करता है जैसे कोई चौकीदार काम कर रहा हो। तो सवाल इसका है कि नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान, राजनीतिक दलों का नुकसान नहीं है। जनता का नुकसान होगा तो हो, सरकार में वो आ जाए, ये हर एक का मकसद है। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से आपको सत्ता चाहिए। आपकी सत्ता की भूख इतनी बढ़ रही कि आप कुछ भी वादे आप जनता से कर रहे हैं। 2019 में आपको याद होगा इन्होंने वादा किया था, किसानों को प्रधानमंत्री ने कहा था हम 6,000 रुपये साल देंगे, इन्होंने कहा था हम तो 72,000 रुपये देंगे, और ये कहा था कि ये हमारा बड़ा, मैं परमाणु बम फोड़ने वाला हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप धरती कांप जाएगी, लोग हिल जाएंगे। ना धरती कांपी ना लोग हिले। उनने इनके 72,000 रुपये, प्रधानमंत्री के 6,000 रुपये लोगों ने स्वीकार कर मंजूर किया, आपके 72,000 रुपये मंजूर नहीं किए। क्यों? क्योंकि आपकी बात में दम नहीं है, आपकी वाणी में वो सच्चाई नहीं है कि लोग उस पर विश्वास करें। अभी कह रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख और 8 लाख 9 लाख जाने कितने लाख देंगे, बिना इसका आकलन किए कि भारत का बजट ही उतने लाख का नहीं जितने आप महिलाओं को आप मुफ्त के उपहार देना चाह रहे हैं। आप तो कुछ भी आप करें सत्ता प्राप्ति के लिए, ये बहुत गलत ट्रेंड विकसित कर रहे हैं राहुल गांधी। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि यदि आप किसी एक पक्ष को बढ़ावा दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे पक्ष को डैमेज कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए सामान्य कैटेगरी, सामान्य श्रेणी के उस उम्मीदवार को जो काबिल, जो 90% लाने के बावजूद भी वो 33 और 35% वाले से पिछड़ जाता है। ये बातें पिछले 60 साल से हो रही हैं, लेकिन कोई उनको सुनने को तैयार नहीं। ऐसा थोड़े कि सामान्य कैटेगरी में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन नहीं कर रहे। आप उसको, एक बार सही बात कही गई थी, आप उसकी समीक्षा करें। आप, कोई ज़रूरी नहीं कि पिछड़ों में, दलितों में बिल्कुल सब गरीबी हैं। यदि उनमें जो आरक्षण का लाभ एक पीढ़ी ने ले लिया तो दूसरी पीढ़ी को उसके आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? वो जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, आईएएस के लड़के को आईएएस क्यों बनना चाहिए पिछले वर्ग के या दलित को? नहीं, बनना तो चाहिए मगर आरक्षण के बगैर। हाँ बिल्कुल, या तो आप आरक्षण खत्म करें। और इस तरह की प्रवृत्ति ये जातियों को दिलन को और बढ़ाती है, लोगों में एक लोभ की भावना पैदा करती है। तो ये इस पर अब विराम लगना चाहिए। देश कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ आरक्षण, सरकारी नौकरियां बचे नहीं, आप आरक्षण की बात कर रहे हो, लोगों को बरगला रहे हो ताकि लोग हमें वोट दें। आप अपनी पार्टी में तो आरक्षण दे दो। आप पहले, आपकी पार्टी में ना दलितों का आरक्षण है, ना महिलाओं का आरक्षण है, ना 33% महिलाओं का आरक्षण है। बात कर रहे हैं आप हम सरकार में आ गए तो हम आरक्षण दे देंगे। अभी एक और वो प्रमोद कृष्णम में एक बड़ा वो उजागर किया, उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आ गए तो हम राम मंदिर गिरा देंगे। तो इस तरह की तो आप बातें कर रहे हैं, कुछ भी चुनाव के समय में आपके मन में जो आ रहा है वो आप बोले चले जा रहे हैं। तो इन सबके पहले, आप बोलने के पहले नफ़ा नुकसान, धन हानि, लाभ हानि, ये सब देखना चाहिए। केवल वोट प्राप्ति अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए, सत्ता प्राप्ति अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सेवा के और भी रूप हैं जिसमें आप जनता की सेवा कर सकते हैं। कभी देश के लिए सकारात्मक सुझाव देते तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम आए तो हम देश को इतनी ऊंचाई पे ले जाएंगे, परमाणु संपन्न बनाएंगे, हथियार जो भी बनना है उससे तेज़ हम प्रोडक्शन करेंगे, नई नई मिसाइलें बनाएंगे। इन सब की बात नहीं कर रहे हैं आप। कहीं अडानी ले आते हैं, कहीं अंबानी ले आते हैं, और अभी कुछ दिनों से तो अंबानी गायब हो गए उनके भाषणों से। अब केवल अडानी पे टारगेट आप कर रहे हैं। तो ये सब बातें ठीक नहीं लगती लोकतंत्र में। आप एक को पकड़ने के चक्कर में दूसरा छोड़ देते हैं, और इसलिए पार्टी के नेता अब इनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि फ्री की कोई भी सुविधा देश में बंद होने की बात लोग करते हैं, और आरक्षण के लेकर भी लोग सवाल करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये सब बातें, ये सारी बातें हर पार्टी कर रही है, कोई कम कोई ज़्यादा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर
देश की चिंता कौन करेगा। मैं राहुल जी की तरफ आऊँगा। राहुल जी, दरअसल एक आदमी से बहुत सारी शर्तें किसी ने लगा दी कि आप से हम इतना पैसा लेंगे, इतनी ज़मीन लेंगे, इतनी जायदाद लेंगे, इतना जेवर लेंगे। उसने कहा सब देंगे। उसने कहा ठीक है दीजिए। बोले तो मेरे पास है ही नहीं। तो बोले आपने हाँ क्यों कहा था? बोले आपने कहा था, मैंने मान लिया। तो सवाल है कि आप सरकार में आएंगे तब तो देंगे ना। सरकार में अगर नहीं आना है तो फिर आप कह दीजिए कि आसमान से तारे तोड़कर आपको दे देंगे, लेकिन आसमान के तारे तब दिए जाएंगे जब आप सरकार में आएंगे। तो सरकार में आने के लिए हम कुछ भी करेंगे, चाहे देश का कुछ भी हो जाए। राहुल जी, एक बात मैं और जरूर इसमें जोड़ूंगा कि जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के पहले अंग्रेज लोग कराते थे जातिगत जनगणना। आज़ादी के बाद देश की किसी भी सरकार ने, नेहरू से लेकर मोदी तक, किसी ने नहीं कहा कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे, क्योंकि इससे देश के बंटने का, टूटने का और विभाजन का खतरा पैदा होता है। लेकिन कांग्रेस पिछले दिनों से, राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से इस बात का एक तरह से तोता रटन कर रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। ये सवाल है कि देश के लिए कितना भी नुकसान हो जाए, आरक्षण का बैरियर हटाएंगे, जातिगत जनगणना की बात करेंगे। बीजेपी 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रही है। तो ये जो फ्री की चीज़ें हैं, आरक्षण की बातें हैं, ये कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, कम्युनिस्ट हो, नुकसानदायक है। इसको कम करने की बात जब कोई करेगा तब लगेगा कि देश को वो अपना देश मान के चल रहे हैं। अभी तो लगता है कि देश पराया है और सत्ता उनकी है। आपकी राय? नहीं, क्या है राघवेंद्र जी, आरक्षण का एक ऐसा मामला है कि इस पे कोई भी राजनीतिक दल बच नहीं सकता। इसको यदि राजनीतिक दल छोड़ दें यदि बाय द वे, तो राजनीतिक दलों के पास में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है पूरी तरह से जातिगत समीकरणों के बीच में और विभिन्न जातियों के बीच में बटा हुआ है। यहाँ आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, तमाम लोग हैं, और तमाम लोगों को खुश करना राजनीतिक दलों की जरूरत बन गया है, चाहे वो भारतीय राहुल जनता जी, पार्टी हो, आप कांग्रेस। आपकी बात तो का सबकी प्रभाव जी, बढ़े उसके पहले मैं जोड़ूंगा कि आखिर फिर कौन करेगा ये? इस जहर को कौन रोकेगा? पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड तो आएंगे नहीं इसको रोकने के लिए। ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज ही है। हम सभी की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। जी राघवेंद्र जी, राजनीतिक दलों का स्वार्थ ही हो गया है कि उन्हें किसी भी तरह का सत्ता में बैठे रहना हो। तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल जो चुनाव मैदान में उतरता है, तो वो कभी भी इनकार नहीं कर सकता कि हम देश से आरक्षण को समाप्त कर देंगे। संवैधानिक रूप से भले ये कहा गया हो कि हर 15 साल में इसकी समीक्षा होगी, और समीक्षा का अर्थ ये था कि समीक्षा होने के साथ में ये आरक्षण का प्रतिशत घटता जाएगा, लेकिन हर बार के चुनाव में हर 10 साल के बाद में यह समय भी बढ़ता गया और प्रतिशत भी बढ़ता गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हर राज्य में अलग अलग जातियों के लोग आरक्षण की मांग करने के लिए उतर आए। तो अब ये हुआ कि आप ये कहिए कि हिंदुस्तान में अब ये स्थिति हो गई कि अब जैसे महाराष्ट्र में मराठा शुरू हो गया, कभी छत्तीसगढ़ में खड़ा हो जाएगा, कभी असम में खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ की जो जातियां हैं वो भी खड़ी हो गई धीरे धीरे। तो अच्छा, स्वाभाविक तौर से क्या होता है कि किसी राज्य में वहां आरक्षित हो गया, लेकिन दूसरे राज्य में जाके आरक्षित नहीं होता, तो वहां भी तूफान खड़ा हो जाता है। तो ये आरक्षण का जो जहर है वो एक राज्य से चलता है, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है। और चूंकि वोट बैंक जो है वो एक राज्य में स्थिर नहीं है, हर राज्य में अलग अलग मापदंडों में तय है, तो आरक्षण को कोई भी राजनीतिक दल छोड़ नहीं सकता। अब बात करें जाए कि आरक्षण का जो प्रतिशत संविधान ने तय किया है कि 50%, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये चीज आई है कि 50% से ऊपर ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज यहाँ जोड़ दी है, वो ये जोड़ी कि इसकी समीक्षा के साथ में जातिगत जनगणना को भी यहाँ सामाजिक न्याय के साथ उन्होंने जोड़ दिया कि हम इसको देखेंगे कि किसको कहाँ आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ है, यानी कौन आर्थिक रूप से जितनी जगह पर, जितनी जितनी जगह पर, जितने मुद्दों पर राहुल जी देश की बैंड बाजा जुलूस निकल सकता है वो सब निकालेंगे। आरक्षण भी बढ़ाएंगे, संविधान को तोड़कर जातिगत जनगणना भी करेंगे, जो चाचा नेहरू से लेकर इंदिरा जी और अटल जी तक और नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह तक रोकी गई थी, वो सब करेंगे जो अभी तक वर्जित था या जिसको लोग देश के लिए नुकसानदेह मानते थे। राघवेंद्र जी, राजनीति में कोई भी वर्जित नहीं होता, हर चीज समय अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल बदलता रहता है। तो ये नहीं कह सकता कि 1943 के बाद जब प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद में आज तक मैं लौटता हूं आपके पास। कितने वादे हो गए, सब चीज हो गए, सब भूल जाते हैं लोग। हर 5 साल में नए मुद्दे आ जाते हैं, नई चीजें सब आ जाती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि छोड़ दिया जाएगा या कोई चीज छूट जाएंगी। राहुल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जी, हम ही लोग हैं जो किसी को कुछ कह सकते हैं। अगर हम ही नहीं कहेंगे तो फिर कोई कहने वाला बचेगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। उनको या तो वो गालियां देंगी या आलोचना करेंगी या फिर
देश कहीं भी जाए सत्ता उनको मिल जाए उसकी बात करेंगी। इसलिए इस चर्चा में, इस तरह की चर्चा में हम सिर्फ विशेषज्ञ बुलाते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े या पत्रकार। अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? उमाकांत जी, दरअसल ये सारा मामला इस बात का है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ संविधान की धज्जी उड़ाने की बात राजनीतिक लोग करते हैं। ये जो दो मुहा चरित्र है, ये जो मुखौटेबाजी है, ये कहाँ ले जाएगी? बात इसलिए शुरू हो रही क्योंकि 50% आरक्षण की लिमिट है, सीमा है। अगर आप उसको हटाने की बात करेंगे तो फिर कानून और संविधान को कौन तोड़ रहा है? सवाल है कि जनता इस बात को समझेगी और समझकर वो वोट भी करती है। हमारा तो सिर्फ कहना ये कि जो देश के लिए अच्छी बात कर रहा है उसकी प्रशंसा हो, और जो देश में रॉन्ग साइड चल रहा है उसका चालान कटे। आपकी राय? राघवेंद्र जी, देखिए, ये चुनाव बहुत से मायनों में पुराने चुनाव से अलग है। अलग इसलिए भी है कि चुनाव तीसरे चरण में आ गया है और अभी भी पार्टियां अंडर करंट ढूंढ रही हैं, मुद्दा ढूंढ रही हैं। सामने जो पार्टी है उसकी लकीर इतनी लंबी है कि बाकी पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है कि मुद्दा किस चीज़ को बनाया जाए। तो जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, जो संवेदनशील मामले हैं, उनको थोड़ी थोड़ी सी हवा दे करके एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। खरगोन में जैसी कि आज बात हुई है, तो खरगोन वैसे भी तापमान के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे गर्म जगह है जी। तो वहाँ तापमान चूंकि ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा तापमान में बातें भी थोड़ी गर्मी वाली होती हैं। मुझे याद है पिछले चुनाव में भी तापमान में दो चीज़ें होती हैं। कई बार आदमी थोड़ा सा बहक भी जाता है, जिसे कहते हैं कई बार गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि फिर आदमी ढंग की बात कम करता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। जी, गर्मी दो तरह की। जी, गर्मी दो तरह की, सत्ता की, पैसे की, और फिर आसमान से बरसने वाली गर्मी की। आपको जरूर याद होगा पिछले चुनाव में भी ये खरगोन ही था जहां पर किसानों का ऋण माफ करने की बात हुई थी और राहुल जी ने ही करी थी। जी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने गिनती गिनी थी, 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनी थी और कहा था हमारी सरकार आई तो 10 दिनों में हम आपको इस कर्ज से मुक्त कर देंगे। मगर क्या हुआ? गुलाबी, नीले, पीले कई रंग के फॉर्म भी भराए गए थे किसानों से। किसान आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नाम है वो इतना बड़ा हो गया है कि उसके पैरेलल मुद्दा तलाशने की कोशिश हो रही है। अभी तक, अब आप लोकतंत्र की हत्या बहुत दिन आपने चलाया, आपने देखा कि कोई जमीन बन नहीं रही है। फिर उसके बाद में आपने जातिगत जनगणना को आगे किया, आपने देखा कि बहुत ज्यादा माहौल नहीं बन रहा है। अब ये संविधान की प्रति लेकर घूमते घूमते जो ये बात कल तक कर रहे थे कि संविधान की हत्या कर रहे हैं लोग, संविधान बदलना चाहते हैं, 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं, वो खुद आज संविधान को बदलने की बात करने लगे। ये बताता है कि आप लगातार अपने गोल पोस्ट बदल रहे हैं। और गोल पोस्ट बदलने का कारण क्या है? कारण यह है कि आपके पास कोई कहने के लिए ऐसा मुद्दा नहीं है, कहने के लिए ऐसा विषय नहीं, कहने के लिए ऐसी बात नहीं है जिससे कि आप अपनी बात को साबित कर सकें। ये उसी का परिणाम है। आरक्षण को हाथ लगाना मतलब आज के समय में बहुत 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 मुश्किल काम है। इतना जैसा आसानी से बात हो रही है, इतना आसान है नहीं वो। दरअसल आरक्षण का मुद्दा तो आसान है, लेकिन ये जो हमारे राजनीतिक नेता लोग हैं वो उसको आसान होने दे तब ना, क्योंकि जनता कभी भी नहीं आती। भीड़ का कोई ना तो तंत्र होता है, ना उसका कोई माने धर्म, मजहब या कोई पार्टियां होती, ना क्षेत्र होता है। इसको तो हवा देते हैं राजनेता, पार्टियां। अगर ये लोग तय कर लें एक बार योगीराज जी कि हमको आरक्षण के मामले में क्रमशः इसको कम करते जाना है, और जो काबिल आदमी है उसको या तो सरकारी नौकरी देनी है या प्राइवेट सेक्टर में काम करना। नौकरी का मतलब ये होता है कि वो रोजगार उसको मिले और उसका भरण पोषण होता रहे। रोजगार का मतलब ये कभी नहीं होता कि सरकारी नौकरी, लेकिन हमारे यहाँ तो रोजगार का मतलब ही सरकारी नौकरी है। आरक्षण तो बहुत हो गया है, लेकिन नौकरियाँ बची नहीं, तो फिर आरक्षण किस काम का? एक ज़माने में जब मध्य प्रदेश में बिजली नहीं हुआ करती थी, तब लोगों ने कहा कि मुफ्त में बिजली देंगे। तो बिजली तो तब देंगे जब बिजली आएगी, आरक्षण तो तब देंगे जब नौकरियां होंगी। तो सरकारी तंत्र में नौकरियां बची नहीं। आरक्षण आप 100% कर दीजिए, कोई फर्क नहीं करने वाला। लेकिन ये तो चुनावी मुद्दा है, वोट किस मुद्दे पर गिरेंगे हमारे पास, उसकी बात कर रहे हैं। चाहे वो हवा में हो, चाहे उसका देश का नुकसान हो जाए, नैतिकता का पतन हो जाए, इससे किसी को कोई लेना देना कम बचा है। वो और लोग थे जो संसद में बैठकर नैतिकता की बातें करते थे। अब तो कुछ ना भी गिर जाए, बस सरकार बननी चाहिए। आपकी टिप्पणी? देखिए राघवेंद्र जी, आरक्षण को किस हद तक ले जाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कई स्टेट्स में ये 50% की सीमा लांघ चुके हैं और उसके कई उन्होंने छोटे छोटे सॉल्यूशन अपने स्तर पर निकाल लिए।
लेकिन ये इतना घातक है, मैंने पहले भी कहा कि आप नहीं, लेकिन क्या नौकरियां हैं? बिल्कुल नहीं है ये 50% तो तब है जब नौकरियां हो। नौकरियां 0 पर जा रही हैं और आप आरक्षण 100% की बात करेंगे तो भी कुछ निकलना नहीं उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, चूंकि वो चीज़ है ही नहीं तो आपको आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल घोषणाएं करने में, वादे करने में एक से बढ़ के एक वादे कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहता। अभी पिछले चुनाव में तो बिल्कुल मुफ्त की घोषणाओं की बरसात सी हुई, और एक छोटी सी पार्टी जिसका जन्म अभी हुआ वो तो पहले एक तरह से मुफ्त की घोषणाओं का पेटेंट करा रखा उनने। तो वो कुछ भी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सब 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 कुछ करेंगे। असल में क्या है कि देश इंडिया फर्स्ट की जो बात हो रही है, देश विकसित बने, ये पार्टियों का मुद्दा होना चाहिए। सबको शिक्षा मुफ्त मिले, ये पार्टियों का मुद्दा होना चाहिए। सबको चिकित्सा मुद्दा मिले, ये राजनीतिक दलों का मुद्दे होने चाहिए। और इनमें कोई आरक्षण नहीं, कोई जातिगत भेदभाव ना हो। स्त्री पुरुष महिला किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का, सबको निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी। सब बच्चों को पढ़ाई का, बराबरी का, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार में। इस पर लड़िए आप चुनाव, जिसको लड़ना उनको। अब ये क्या तरीका, एक पार्टी एक वर्ग को आप लाभ देते ही चले जा रहे हैं। अब एक विशेष वर्ग को भी उन्होंने कोटे में से कोटा दे दिया कर्नाटक में। तो जिस चीज़ को मिनिमाइज करना चाहिए उस चीज़ को आप मैक्सिमाइज करते चले जा रहे हैं। तो आखिर इसका अंत कहाँ? और सिर्फ इसलिए कि सत्ता में आने के लिए एक से बढ़ के एक वादे किए जाए ताकि वोट हमारी सरकार बने। तो ये गलत ट्रेंड है। सारे राजनीतिक दलों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि ये आरक्षण वारक्षण कुछ नहीं रहेगा। यदि कंट्री नहीं रहेगा तो काहे का आरक्षण रहेगा? इस देश में जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। आज इंडिया यदि थर्ड इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है तो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, ना कि ये कि साहब उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे साहब कैसे इंडिया थर्ड पावर बनेगा। विश्व गुरु की बातें होती तो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे ये क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? अरे भारत विश्व गुरु तो पहले से भी था, आप क्यों मानने को उसको तैयार नहीं? तो कई तरह की चीजें हैं, उन पर बातें होना चाहिए। बहुत सारी बातें, लेकिन ये सब बातें तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग सुन रहे होंगे वो निश्चित रूप से हाथ में माला लेकर गालियां दे रहे होंगे कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर राहुल जी सत्ता में आएंगे तब तो सुधार करेंगे, और सत्ता में ही नहीं आया, नैतिकता की सिर्फ बात करते रहे तो फिर सुधार कैसे कर पाएंगे? तो जो राजनीतिक लोग हैं वो वादे आसमानी सुल्तानी इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो सत्ता मिल जाए, और सत्ता मिलेगी तब हम बात करेंगे। अभी तो जैसे प्रेमी प्रेमिका जब करते हैं, जो बच्चे लोग युवा होते हैं वो नहीं करते कि हम आसमान से तारे तोड़ कर ले आएंगे। तो ये तो नेताओं का मतदाताओं से प्रेम है कि वो उनके लिए आसमान से तारे तोड़ कर ला सकते हैं, वो 50% से ऊपर आरक्षण दे सकते हैं, वो सबको मुफ्त में खाना दे सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की और मतदाताओं के बीच की ये एक तरह से इश्कबाजी है, मोहब्बत है, प्रेम है, स्नेह है, जिसके लिए वो अपनी जान भी लौटाने को तैयार हैं। आपकी राय बहुत छोटी सी। देखिए राघवन जी, राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात पर किसी भी राजनीतिक दल ने विचार नहीं किया है कि एक बार किसी भी जाति विशेष को, किसी भी व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिल गया, इसके बाद उसकी आरक्षण के तीनों चरणों को समाप्त कर देना चाहिए। या तो आप नौकरी में आरक्षण दे दो, या आप प्रमोशन में दे दो, या परीक्षा में दे दो, कहीं एक बार आप आरक्षण का लाभ दो। लेकिन आप ये देखिए होता क्या है कि अभी तक 3-3, 4-4 चरणों में नौकरी भी आरक्षण से मिली, पदोन्नति भी आरक्षण से हुई, जब परीक्षा दी थी उस नौकरी के लिए तब भी आरक्षण था, और उसके पहले जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब भी आपको फीस में आरक्षण था। तो आरक्षण की एक सीमा तय होना चाहिए, एक कैडर तय होना चाहिए कि आप आरक्षण कहाँ तक दोगे। या तो परीक्षाओं में सुविधा दे दीजिए, या नौकरी में आरक्षण दे दीजिए, पदोन्नति को रोक दीजिए। तो आप यदि पूरे जीवन काल किसी व्यक्ति को प्रमोट करते जा रहे हो और आरक्षण का लाभ देते जा रहे हो, तो आप ये समझिए कि परिवार में एक व्यक्ति को लाभ दीजिए ना, आप पूरे खानदान को देते चले जा रहे हो। तो ये खानदान मतलब वो आरक्षण से ही पैदा हुआ, आरक्षण में ही तरक्की करेगा। तो इस पर किसी राजनीतिक दल ने आज तक विचार का भी नहीं है। आरक्षण वन टाइम होना चाहिए, वन टाइम आरक्षण, कहीं भी लाभ ले लो पूरे जीवन में, या तो नौकरी में ले लो, या परीक्षा में ले लो, या पदोन्नति में ले लो, कहीं एक जगह परिवार में एक को लाभ दो आप। यदि पिता बन गया सरकारी नौकरी में तो उसकी औलादें जो हैं, उसके भी जो संतानें हैं वो वैसे ही उन्नत हो जाती हैं, और वैसे भी प्रतिभा में आगे निकल जाती हैं, वैसे भी धन संपत्ति आ जाती है, उतने बुद्धिजीवी हो जाते हैं कि वो अपना कर सकें। तो आरक्षण का एक कट ऑफ होना चाहिए कि आरक्षण जीवन में, परिवार में एक व्यक्ति। राहुल जी इसी पर हम बात आर्थिक की बात हो तो आप आर्थिक करते चुनाव का मौसम रहिए, चलेगा, एक बार लाभ मिलना, इसी पर बात होगी। मैं बार बार नहीं, आपकी तरफ यहाँ विचार होना चाहिए। ये जो सारा मामला है
कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो दल हैं, जो लीडर हैं, उनको देश की चिंता नहीं है। उनको इस बात की चिंता है कि वो सरकार में किसी भी तरह से आ जाए, उसके बाद फिर 5 साल तो हमारे हैं, देखा जाएगा फिर 5 साल के बाद क्या होता है। तो आपकी राय कि ये जो आरक्षण से आस लगी हुई है, इसके लिए हमारे लीडर जो कुछ कह रहे हैं वो कितना उचित है और कितना अनुचित, गागर में सागर की तरह आपसे उम्मीद है कि बहुत संक्षेप में इसको भर देंगे आप। राघव जी, ऐसा नहीं है पार्टियों को चिंता नहीं है, पार्टियों को बहुत ज़्यादा चिंता है। और कांग्रेस की चिंता तो सबसे बड़ी है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो पार्टी जो देश में सर्वोच्च स्थान रखती थी, वो आज प्रांतीय पार्टियों से समझौता करने के लिए बाध्य है। दूसरी चिंता इनको यह है कि उनका कद प्रांतीय पार्टियों से प्रांत में छोटा हो गया है। तो अब मैं बड़ा कि तू बड़ा की लड़ाई शुरू हुई है। इस लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम ऊपर रहे, इसकी कोशिश चल रही है। और इसी कोशिश में हर दिन नया मुद्दा तलाशा जा रहा है। उन्हीं में से जो मुद्दा क्लिक करे, ऐसा माना जा रहा है कि मैं बड़ा कि तू बड़ा में जो मुद्दा क्लिक कर जाएगा, उस मुद्दे को पकड़ करके पार्टी आगे बढ़ना चाह रही है। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पा रहा है अभी। और मुद्दे भी ऐसे हैं कि वो ताश के 52 पत्तों की तरह फेंक तो उन्हीं में से निकालते हैं। लेकिन आखिरी मेरी बात इसमें यह है कि अगर नौकरियां होंगी तो आरक्षण मिलेगा। सरकारी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में नौकरियां नहीं है। अब लोग बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी हमको आरक्षण चाहिए। ये आरक्षण की बीमारी बहुत दूर तक जाने वाली है। इसका इलाज भले ही ना हो, लेकिन इसको एक तरह से समायोजित करने की ज़रूरत है, नियंत्रित करने की ज़रूरत है, ताकि देश भी चले और आरक्षण भी चले और हमारा समाज भी चले। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। उमाकांत जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद, और राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।